हो गया। देखो पिछले क्लास में जो है हम फैट का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को बता चुके थे, फैट का, ठीक है ना, जो कि एक मैकेनिज्म के थ्रू था, ठीक है। उसको अच्छे से पढ़ लेना तुम लोग और एनसीईआरटी के लाइन को क्लियर कर लेना। एनसीईआरटी का लास्ट 4 लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और 4 लाइन को समझने के लिए उतना पढ़ाया गया है। देखो जब पूरा तरीका से हम लोग खाना को खा लिए, डाइजेस्ट कर लिए, एब्जॉर्ब भी कर लिए, न्यूट्रिशन तो मिल ही गया होगा, सारा चीज़ खत्म हो गया, ठीक है। लास्ट क्या था तुम्हारा? अगर हम बात करें तो पहले क्या क्या होता है बताओ? इजेशन के इनटेक क्या होता है, शुरू से बताओ। इनटेक, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद तो ये सारा प्रोसेस तुम लोग का एंड हो चुका है और हम 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्री कैनाल्स के बारे में अच्छे से स्टडी किए, यहाँ तक कि एनाटॉमी भी स्टडी किए हम लोग। अब लेकिन बात आता है कि जब कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं किसी सिस्टम्स के बारे में तो उसमें कोई ना कोई तो डिजीज़ होता होगा ना। आखिर हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी तो उसका डिजीज़ तो होना चाहिए। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो किसका डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे बताओ? किसका स्टार्ट करेंगे बाबू? डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो टॉपिक क्या रहेगा? डिसऑर्डर ऑफ लिख लिए? लिखो। नोट डाउन फास्ट, थोड़ा सा हाथ तेजी चलाओगे, आज खत्म करना हमको डिसऑर्डर। 5 डिसऑर्डर पढ़ाएंगे। एलिमेंट, एलिमेंट क्या लिखा हुआ है पढ़ो तो। हाँ एलिमेंट बताएंगे, अभी लिखो तो पहले तुम लोग। हो गया? देखो तकलीफ समझते हो? तकलीफ हिंदी वर्ड तकलीफ क्या होता है? डिसऑर्डर। क्या होगा बाबू? तो इसका मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर। क्या होगा? डिसऑर्डर। और इसी को क्या बोलते हैं? तकलीफ। जब तक तुमको कोई चीज़ नहीं होगा तब तक तो तकलीफ होगा नहीं, ठीक है। तो डिसऑर्डर हो गया। एलिमेंट का मतलब जब तुम पढ़ोगे आगे हायर एजुकेशन में जाओगे, जब एमबीबीएस करोगे, जब डॉक्टर बनोगे तो ये सब शब्द मिलेगा। क्या? एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो जरूरी होगा कि इन्फ्लामेशन जो होगा वो डाइजेस्टिव ट्यूब में होगा। कहाँ होगा? तो कहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा? यानी अब ये इन्फ्लामेशन किस किस कारण से होता है तो हम लोग जानेंगे। क्यों? ऐसे तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन में हैं तो क्या हम लोग को इन्फ्लामेशन है? कोई दिक्कत तो नहीं है अभी। लेकिन जब इन्फ्लामेशन होगा तो इस इन्फ्लामेशन का कुछ तो काउज होगा। आखिर ये इन्फ्लामेशन हो क्यों रहा, इसके कारण को हम लोग जानेंगे। तो थोड़ा सा बताओ तुम लोग, अगर थोड़ा सा दिमाग है तो थोड़ा बताओ, सोचो क्यों हो रहा है इन्फ्लामेशन, किसके कारण से हो रहा बताओ। देखो तो हम लोग कॉमन लेते हैं वायरल। क्या होगा बाबू? वायरल। वायरल के कारण हो सकता है, समझ रहे बात को ना। और क्या? बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। और क्या हो सकता है बाबू बताओ? प्रोटोजोआ के कारण हो सकता है। देखो लिखो इसको, वायरल, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। देखो बाबू यहाँ पे हम एक प्रोटोजोआ का बात कर रहे हैं जिसका नाम है इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या नाम है? इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये प्रोटोजोआ में आता है और ये क्या कराता है? इन्फ्लामेशन कराता है। कहाँ पे? हमारे डाइजेस्टिव ट्यूब में। ट्यूब का मतलब समझ रहे हो? जो ट्रैक्ट था वो तो एक ट्यूब की तरह है ना।
तो क्या कर रहा, ट्रैक्ट रास्ता यानी ट्यूब में, तो इन्फ्लामेशन करा रहा कहाँ पे, तो वो डाइजेस्टिव ट्यूब में, और उसी के कारण हमको क्या हो रहा, तकलीफ हो रहा, ठीक है, डिसऑर्डर हो रहा है या फिर, तो लिखो इतना। हो गया। इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, हाँ लिख लिए। देखो अब हम इस डाइजेस्टिव ट्यूब के डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम समझाते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे जॉन्डिस, क्या पढ़ेंगे, जॉन्डिस। उसके बाद वॉमिटिंग, ठीक, उसके बाद क्या, क्या बोलते हैं, फिर बोल रहे हैं तुम लोग, डायरिया, और देखो उसके बाद क्या, कॉन्स्टिपेशन, उसके बाद और क्या पढ़ेंगे बताओ, और क्या होता है, लूज मोशन को क्या बोलते हैं, लूज मोशन किस में होता है जी, डायरोहुइया, कहाँ होगा, चलो देखो पहला हम लोग पढ़ाएंगे टॉपिक क्या, तो हमारा रहेगा जॉन्डिस। चलो आज थोड़ा जॉन्डिस के बारे में जान लो तुम लोग। जॉन्डिस क्यों होता है, देखो पहला डिजीज है हम लोग का क्या बाबू, जॉन्डिस। देखो जनरली इसको हम लोग पीलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, पीलिया। क्या बोलेंगे, पीलिया, क्यों बोलते हैं पीलिया बताओ, देखो हम लोग का ये आँख है, ठीक है, अभी हम चश्मा पहने हैं, ठीक है, तुम लोग अपना आँख देखो, तो देखो क्या है, आँख, देखो देखो आँख का जो वाइट वाला पार्ट है उसको एस्क्लेरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, और वो जब जॉन्डिस होगा तो वो जो तुम्हारा एस्क्लेरा है वो किस कलर का हो जाएगा, येलोइश कलर का हो जाएगा। देखो ये जो नाखून है, ये देख रहे हो, ये सब कलर किस कलर का हो जाएगा, पीला कलर का हो जाएगा। तो देखो होता क्या है, तो जॉन्डिस में क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पीलिया, और पीलिया मतलब क्या है, येलोइश होता है। होता कौन कौन सा पार्ट का ये बताओ, तो देखो स्किन्स क्या हो जाएगा बाबू, हम लोग का स्किन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा, और क्या होगा, एस्क्लेरा क्या हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा, और क्या हो सकता है बताओ, नेल्स हो जाएगा हम लोग का। देखो ये सब कैसा पीला कलर का पड़ जाएगा। जिसको बहुत ज़्यादा जॉन्डिस है, देखना उन लोग अगर कोई कपड़ा भी पहनेगा तो उसका पीला होने लगेगा, समझ रहे हो बात को, मतलब वो अगर स्वेटिंग होगा तो उसके स्वेटिंग से भी निकलने लगेगा, ठीक है, समझ रहे हो, पीला मतलब हाई लेवल पे चला जाएगा, तब देखो तो पीला होने लगता है, कैसा हो जाएगा पूरा, तो तुम देख के पकड़ लोगे क्या हो गया, उसको जॉन्डिस हो गया। ये तो हुआ क्या कि इसके एक्सटर्नल अपीयरेंस से हम उसको पकड़ सकते हैं कि उसको जॉन्डिस है कि नहीं। तो देखो एस्क्लेरा क्या हो गया, तो ये आई का कौन वाला पार्ट हो गया बाबू, तो आई का व्हाइट वाला पार्ट, कौन पार्ट हो गया, चलो लिखो इसको जल्दी फटाफट। देखो नेल बेड बोलते हैं इसको बाबू, क्या बोलते हैं, बेड। ये जो होता है ना, ये नाखून है, देख रहे हो, ये नाखून है, और इसके पास जो है इसको बोलते हैं नेल बेड, क्या बोलेंगे, नेल बेड। तो नेल बेड कैसा हो जाएगा, पीला कलर का हो जाएगा, ठीक है, हाँ हाँ क्या, हाँ चलो देखो हो गया, यहाँ तक लिखो। एक्सपेरिमेंट कर रही है क्या, देख के नाखून,
मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना, जब मतलब पढ़ना स्टार्ट करोगे किताब उताब मतलब सारा, तो फर्स्ट ईयर से लगने लगेगा, जानते हो क्या? अरे हमको तो लग रहा है कि यही डिजीज है। तुम पढ़ के आओगे और अपने ऊपर फील कराओगे और डरे हुए रहोगे कि अरे लग रहा हो गया हमको, सही में कहीं हो तो नहीं ना गया है डिजीज़। पढ़ते पढ़ते धीरे 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 हैबिट पड़ जाएगा। जब 3-4 साल बीत जाएगा तब तुम आ जाओगे कॉन्स्टेंट में कि नहीं तो शुरू में जो भी डिजीज़ पढ़ोगे ना तो अपने से कंपेयर करोगे, लग रहा कहीं हो तो नहीं ना गया हमको ये सब चीज़, ठीक है ना। तो पढ़ते पढ़ते लगता है, ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक है ना। हाँ ये इफेक्ट है, मतलब साइकोलॉजी हो जाता है उस टाइप का कि हो सकता है कहीं हमको तो नहीं ना है। तो देखो जॉन्डिस हो गया, तो ये जॉन्डिस होगा तो इसमें तो हम समझ गए कि कैसा होगा, एक्सटर्नल अपीयरेंस में क्या होगा, सारा पीला कलर का दिखेगा। अभी नहीं कि आशुतोष पीला कलर का शर्ट पहन के घूम रहे हैं हम। हाँ चलो अब देखो बात होता है, अब देखो पैथोलॉजिकल डिफिनेशन, क्या बाबू? पैथोलॉजिकल। अब बात को समझो, ये पैथोलॉजिकल डिफिनेशन किसके बारे में बोल रहा है? हम तुम लोग को पढ़ाए थे बिलिवर्डिन और बिलीवर्डिन, क्या पढ़ाए थे? तो मान लो किसी भी बॉडी में किसी भी चीज़ का कोई रेंज फिक्स रहता है, ठीक है, तो उस बिलिवर्डिन का भी रेंज फिक्स है। तो अगर हम पैथोलॉजिकल डिफिनेशन से उसको देखना चाहें तो अगर वो उस रेंज को क्रॉस कर जा रहा, यानी बिलिवर्डिन का नंबर इंक्रीज कर जा रहा, तो क्या हो जा रहा हमको? जॉन्डिस हो जा रहा। यानी पैथोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ कि किसी भी रेंज से क्या इंक्रीज कर जाना, क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर रहा, यानी बिलिवर्डिन का जो रेंज है उससे ज़्यादा बढ़ जा रहा है, जिसके कारण से क्या हो गया हमको? जॉन्डिस हो गया। तो लिखो इसको पैथोलॉजिकल डिफिनेशन। नहीं बिलिवर्डिन को लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो लिखा रहा है उसको लिखो, हाँ लैंग्वेज में लिखोगे डेफिनेशन तुम क्या? लिख लिए? देखो पैथोलॉजिकल डिफिनेशन का मतलब हम समझा दिए कि कोई एक चीज़ का रेंज होगा, अगर उससे इंक्रीज कर गया तो वो डिजीज का काउज हो जाएगा। तो हमारे बॉडी में इंक्रीज कर रहा क्या? बिलिवर्डिन इन ब्लड सीरम, ठीक है। और क्या हो रहा? नॉर्मल रेंज को देखें तो 0.2 से लेकर 0. ठीक है, कितना पे? 100 ml में। यानी कि अगर इसको देखें तो ये क्या हो गया? 0.8 से जस्ट इंक्रीज कर गया, 1.5 mg हो गया, तो क्या हो गया? काउच। तो जो रिपोर्ट देखते हो तुम लोग, तो जब हम जॉन्डिस का टेस्ट कराते हैं तो इसी बिलिवर्डिन के रेफरेंस रेंज को देखते हैं हम कि आखिर रेफरेंस रेंज से कितना वो ऊपर गया है। अगर उसको हम देखेंगे तो उससे क्या पता चल जाएगा कि हमको जॉन्डिस हो चुका है। उसके बारे में हम फिर सोचेंगे कि क्या करना है। तो ये क्या हुआ? तो ये नॉर्मल डिफिनेशन हुआ किसका? जॉन्डिस का, कि अगर ऐसा कंडीशंस हमारे बॉडी में होता है तो हमको जॉन्डिस हो चुका है। अब फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस तो दिखेगा येलो येलो जो बोले सारा चीज़, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखो बात आता है कि हुआ क्या होता है। तो देखो समझो, ये आरबीसी का ब्रेकडाउन कहाँ होता है बाबू? बताओ। बता चुके हैं सब पहले। कहाँ होगा? हाँ वहाँ ब्रेकडाउन होता है।
तो ब्रेकडाउन और खाने में अंतर है कि नहीं? फैगोसाइटिक सेल खाता है, मैक्रोफेजिक सेल खाता है। ब्रेकडाउन मतलब होता है ब्रेक करना, आरबीसी को तोड़ना। वर्ड समझो। देखो आरबीसी, क्या बाबू? आरबीसी का कहाँ होगा ब्रेकडाउन? दिमाग लगाओ, सब बता चुके हैं सब हम, बार बार एक ही चीज। बाइल पिगमेंट क्या है बाबू? बिलुब्रिन क्या है? बिलुब्रिन। कहाँ टूट रहा बताओ? बाइल पिगमेंट में आता है बिलुब्रिन। ये टूट कहाँ रहा आरबीसी? ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक ही निकलेगा। तो कहाँ टूट रहा जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, कहाँ होगा? लीवर। सब पूरा पढ़ाए हैं अच्छा से तुम लोग को। देखो कहाँ टूट रहा? लीवर में। जब टूटा तो क्या हुआ? इसका परसेंटेज इंक्रीज किया, ज़्यादा अमाउंट में करने लगा तो क्या होगा? बिलुब्रिन बढ़ जाएगा। अब बिलुब्रिन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? जॉन्डिस हो जाएगा। समझ गए बात को? हाँ देखो यूजुअली कितना परसेंट टूटता है? तो यूजुअली हम लोग के बॉडी में 1% टूटता है। कितना परसेंट? 1% ब्रेक। लेकिन ज़्यादा अगर टूटने लगेगा तो ज़्यादा वो बिलुब्रिन को निकालने लगेगा, और ज़्यादा बिलुब्रिन निकालेगा तो हम लोग के बॉडी में बिलुब्रिन का नंबर इंक्रीज कर जाएगा, और ज़्यादा इंक्रीज करेगा तो जॉन्डिस हो जाएगा। समझ गए बात को? तो ये लिख लो इसको। नहीं समझ में आया क्या? वो उसका बात नहीं कर रहा, सीधा जानो कि लीवर में टूट रहा, वो पार्ट एनाटॉमी का हो गया। ठीक है ना? इतना बात जानो, इतना से क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोग का। हो गया? बेटा देखो, अब अगर हम इतना दूर पहुंच गए तो अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि टाइप्स ऑफ जॉन्डिस कैसा होता है, मतलब कितने टाइप का जॉन्डिस होता है। तो जितना तुम लोग को ज़रूरत होगा उतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है? तो टाइप ऑफ जॉन्डिस क्या होगा बाबू? टाइप ऑफ जॉन्डिस। बिलीवर्डिन उसके साथ है, लेकिन बिलीवर्डिन का कुछ रोल नहीं है, बिलुब्रिन का मेन रोल है। किसका है? बिलुब्रिन का। ठीक है, याद रखना। देखो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट में हीमोलिटिक जॉन्डिस। कौन बाबू? हाँ, ये देखो वर्ड से ही पता चल रहा होगा क्या है, हीमोलिटिक जॉन्डिस। इसी को बोलते हैं न्यूनेटल, क्या बोलेंगे बाबू? न्यूनेटल जॉन्डिस। क्या बोलेंगे? चलो लिखो इसको जल्दी, समझाते हैं। न्यूनेटल जॉन्डिस। और इसी को बोलेंगे क्या? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। देखो ये जो न्यूनेटल है इसका मतलब क्या होता है बताओ? न्यू बॉर्न बेबी। समझ गए बात को? इसका मतलब होता है न्यू नेटल। लिख लो, ये सारा एक ही है, कोई अलग नहीं है, सब एक ही चीज़ है। कौन कौन? हीमोलिटिक जॉन्डिस, न्यूनेटल जॉन्डिस और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। लिख लिए? सुनता है कभी कभी तुम लोग कि बच्चा जन्म लिया है, उसको 2 या 3 दिन के बाद उसको जॉन्डिस हो जाता है। होता है? क्यों होता है? उसके पीछे रीज़न तो नहीं ना जाना है, आज पढ़ाएंगे वही थोड़ा सा। चलो देखो ये क्या होता है, अब सुनो, इतना बात तो समझ गए। तो जॉन्डिस हम लोग में होता है दो तरह का हम लोग के पास हीमोग्लोबिन है। कितना तरह का? 2। तो एक HbF है और एक HbA है। इसका मतलब समझ रहे हो? ये HbF जो है इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन फीटल। क्या बोलेंगे? और ये जो HbA है हीमोग्लोबिन, लगाओ दिमाग, एडल्ट।
समझ में आया? चलो लिख लो इसको, साइड में लिखो, समझाते हैं। सुनो, जब ये बात हो रहा था कि हम फीटल स्टेज में थे तो एडल्ट स्टेज में आना था, ठीक है। तो देखो फीटल स्टेज में क्या होता है कि डेली ये HB जो है हीमोग्लोबिन 5% ब्रेक होता है और ये एडल्ट में 5% फॉर्म्ड होता है। तो जनरली अगर हम जन्म से लेकर 20 दिनों तक का बात करें तो ये 20 दिनों में ये फीटल स्टेज से एडल्ट स्टेज में पहुंच जाता है, समझ गए बात को। लेकिन कभी कभी क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी जो है उसको 5% इसको ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन वो 30% ब्रेक करता है, जिसके कारण से उसको क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो ब्रेक होने के बाद ज़्यादा बिलिरुबिन निकलने लगता है, जिसके कारण से उसको जॉन्डिस हो जाता है। उसको बोलते क्या, न्यूनेटल जॉन्डिस, जो बच्चा में होता है। उसी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका फोटोथेरेपी कराते हैं। फोटोथेरेपी मतलब समझते हो, उसको लाइट में रखते हैं, समझते हो ना, शीशा में जो बच्चा को रखा जाता है देखते हो ना, तो उसको लाइट देते हैं। उस लाइट से क्या होता है कि वो जो 30% टूट रहा था अब वो धीरे धीरे कम होता है। इसलिए ये किस स्टेज में आता है, तो फीटल के स्टेज में आता है। तो समझ में आया इस बात को, समझे तुम लोग। तो देखो क्या होता है, जनरली एक कॉन्सेप्ट बनाना है कि जनरली जब हम HbF का बात करें तो ये 5% डेली क्या होता है, टूटता है। कितना परसेंट, 5% ब्रेक होता है, क्या ब्रेक होगा। और ये क्या होगा, इसमें 5% फॉर्म्ड होगा, क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। यानी कि ये फीटल से एडल्ट की तरफ चेंज हो रहा, यानी वो ब्रेक कर रहा तभी तो उसमें चेंज हो रहा, क्योंकि ये फीटल स्टेज है और ये एडल्ट स्टेज है, यानी कि बड़ा हो रहा लो। तो ये टूटेगा तब तो नया का फॉर्म होगा। तो ये 5% टूटना चाहिए था, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये 30% ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, जॉन्डिस। क्या हो जाता है बाबू, जॉन्डिस। और जॉन्डिस क्यों हुआ, क्योंकि इस हीमोग्लोबिन को टूटना चाहिए था, तो यहाँ से क्या निकल रहा, बिलिरुबिन निकल रहा, वो इंक्रीज करेगा। अगर 30% टूटने लगा तो ज़्यादा टूट रहा ना, तो ज़्यादा निकल रहा, तो जिसके कारण से क्या होगा, जॉन्डिस होगा। लिखो इसको, नहीं बनेगा जितना टूटा उतना, लेकिन वो तो अब नॉर्मल केस हो गया 30%, अब तो उसको जॉन्डिस हो गया। हाँ चलो, हाँ फॉन्ड 5%। इसी तरह धीरे धीरे करते करते अल्टीमेटली क्या होता है ना कि ये तुम्हारा 1 से लेकर 20 डेज में ये फीटल स्टेज से एडल्ट स्टेज की तरफ रिप्लेस हो जाता है। समझ गए बात को। हाँ कॉन्सेप्ट बना लो दिमाग में मोटा मोटी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको लिख लेना 18 दिन, एक से अच्छा रहेगा कि 18 से 20 दिन। हाँ 20 डेज। थर्टी % अगर ये टूटेगा बाबू तो क्या होगा, यहाँ पे बाइल इंक्रीज करेगा कि नहीं, बाइल इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, बाइल इंक्रीज कर जाएगा। बाइल इंक्रीज करेगा तो जॉन्डिस। अब इसका उपाय क्या है, तो इसका उपाय क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट करेंगे किससे, फोटोथेरेपी से। किसे करेंगे, फोटोथेरेपी से। फोटोथेरेपी इसीलिए बच्चा को कहाँ रखा जाता है, शीशा में, देखते हो ना। इसको समझ गया ना, हीमोग्लोबिन फीटल का और ये एडल्ट का। साइड में इसको लिख लेना।
हो गया, आगे बढ़े। जॉन्डिस खत्म। हेडिंग डालो वॉमिटिंग। क्या बाबू? इसी को बोलते हैं उल्टी, इसी को बोलते हैं पलटी। पलटी उल्टी, उल्टी पलटी, समझो वर्ड समझो। उल्टी क्या है बाबू? और इसी को बोलते हैं पलटी, पलट देना। वोमिटिंग, एक दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? ठीक है, वो कराता क्या है पेरिस्टाल्सिस? खाना को ले जाता है। तो रिवर्स ऑफ पेरिस्टाल्सिस क्या होगा? तो ये पढ़ा क्या रहे हैं? तो क्या है ये? रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। समझ रहे हो बात को? तो देखो, उल्टा सीधा डायरेक्शन में जा रहे हैं पेरिस्टाल्सिस, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है। खाना लेके जा रहे हैं, अब वही खाना उल्टा आ रहा, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। तो पहले कैसा गया? सीधा। अब कैसा आ रहा? उल्टा। उल्टा, तो उसी को बोलते हैं उल्टी। समझ गए बात को? तो ये होता कब है? तो जब हम लोग के बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं रहेगा, तब होगा वॉमिटिंग। समझ गए बात को? तो अगर रिवर्स पेरिस्टाल्सिस बोले तो मतलब समझेंगे क्या? कि वॉमिटिंग के बारे में बात कर रहा। ठीक है, तो ये बात किसका हो गया? वॉमिटिंग का। हम इसमें एक डायग्राम बना रहे हैं तुम लोग का, फिर से वही वाला। समझो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये तो फूड एक डायरेक्शन से जा रहा है। क्या जा रहा है बाबू? फूड। फूड जा रहा, ये भी जा रहा, ये नीचे की तरफ। यहाँ पे क्या लगा रहता है? एक स्पिंचर लगा रहता है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो स्पिंचर, या इसको वाल्व भी बोल सकते हैं, स्पिंचर और वाल्व। ये तो खाना तो चला गया, कैसा मूवमेंट है खाना का बाबू? इतना बनाओ, हाँ बनाओ इसको। बना लिए? सुनो, देखो क्या हो रहा था कि हम फूड को लिए, ठीक है, वो उसका कैसा पेरिस्टाल्सिस का वन डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल है। फूड आ गया आसानी से, कहाँ? स्टोमक में आ गया। अब देखो कोई ना कोई तो कारण होगा ना। ये जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है स्पिंचर जो है, वो तो नॉर्मल कंडीशन में अपना नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करते रहेगा, तो वो अपना जा रहा। लेकिन फिजियोलॉजिकल किसी तरह का हम लोग पे क्या हो गया? कोई चीज़ हो गया, कोई कारण से नॉर्मल फिजियोलॉजी से बिगड़ चुका है फिजियोलॉजी। अब क्या करेगा? जो स्टमक में जो खाना रहेगा वो क्या कर रहा? तो इजेक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ स्टोमक भाया माउथ, कहाँ? बाहर निकल जाएगा।
तो अब क्या हो रहा है, ये खाना क्या हो रहा है, ये उल्टा डायरेक्शन में जाने लगा। कैसा जाने लगा, उल्टा डायरेक्शन में जाने लगा। और क्या हो रहा, अब ये माउथ के थ्रू बाहर हो गया। देख रहे हो, तो कैसा हो गया, तो ये तो हो गया पेरिस्टालसिस, और ये जो नीचे से जो जा रहा है वो क्या हो गया, रिवर्स पेरिस्टालसिस। इसका मतलब क्या, ये तो सीधा डायरेक्शन और ये क्या उल्टा डायरेक्शन, इसीलिए वॉमिटिंग को उल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उल्टी बोलते हैं। समझ गए बात को। तो देखो क्या हो गया, तो इसको बोलते हैं रिवर्स पेरिस्टालसिस। और कॉलेज में जाओगे तो ये टर्म पढ़ोगे। हाँ, यही मिलेगा पढ़ने के तुम लोग को। पढ़ के पहले अपने से प्रोनाउंसिएशन करो तो देखे क्या लिखा है। हाँ हाँ, अच्छे से पढ़ लेना, यही चीज़ मिलेगा तुम लोग को। ठीक है, अगर रिवर्स पेरिस्टालसिस का बात होता है तो ये बोलेंगे हम लोग। वोमिटिंग समझ में आया। देखो, वोमिटिंग से पहले थोड़ा सा एक मिनट रुक जाता हूँ। वोमिटिंग से पहले क्या होता है ना, कि हम लोग का क्या होता है, मन करने लगता है जी मितलाना। क्या बोलते हैं बाबू, जी मितलाना। क्या बोलते हैं, नौजिया। क्या बोलते हैं बाबू, नौजिया। ये देखो क्या होता है, वोमिटिंग से पहले हम लोग का जी मितलाने लगता है कि वोमिटिंग होगा। इसका क्या बोलते हैं, जी मितलाना। इसको बोलते हैं नौजिया। नौजिया क्या बोलेंगे, नौजिया। जस्ट लाइक ए टेंडेंसी ऑफ वोमिटिंग। ठीक है, क्या है, टेंडेंसी है ये वोमिटिंग का। मतलब कि हमारा मन करेगा कि हम उल्टी करें। जब तक ये नौजिया नहीं होगा तब तक क्या वोमिटिंग होगा। तो पहले नौजिया, फिर उसके बाद वोमिटिंग। तो लिखो उसको, नौजिया मतलब क्या, हाँ हाँ, इसको बोलते हैं पहले। ये नौजिया पहले होगा, लेकिन वोमिटिंग क्या होगा बाबू, तो बाद में होगा। क्या होगा, बाद में। थोड़ा हिंदी भी जानना जरूरी है। लिख लिए, पढ़े आगे। आज नहीं एंड होगा क्या जी, अभी 3 चीज़ पढ़ाना है। अब इसमें बचा हुआ है। हो गया। देखो, ये जो वॉमिटिंग है ये क्या हमारे न्यूरल से कनेक्ट है कि नहीं है, बताओ। ब्रेन से कनेक्ट है कि नहीं है ना। तो ये जो नौजिया है ये क्या कर रहा है, कनेक्ट करा रहा होगा ब्रेन से। तो देखो एक चीज़ लिखाते हैं तुमको, लिखो, इसको मिटा देना। सुनो बात को। देखो, ब्रेन में हमारा एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लंगाटा। क्या बोलते हैं बाबू, देखो लिखते हैं मेड्यूला। ये मेड्यूला कहाँ है, हमारे ब्रेन में। कहाँ है, इसको और बोलते हैं क्या हम लोग, वोमिटिंग सेंटर। क्या बोलेंगे बाबू, देखो कौन सेंटर है, वोमिटिंग सेंटर। अब मेडुला कहाँ प्रेजेंट है, तो ये जो न्यूरल स्टिमुलेट है, ये जो न्यूरल स्टिमुलेट है किसको स्टिमुलेट करेगा, तो इस मेडुला को। ये जब न्यूरल स्टिमुलेट इसको स्टिमुलेट किया तब तुमको क्या करना है, वोमिटिंग होने लगेगा। तो हम लोग क्या वोमिटिंग का दवा खाते हैं जिसको बोलते हैं एंटी इमेटिक। क्या बोलते हैं, एंटी इमेटिक। देखो तो वोमिटिंग का दवा होता है एंटी इमेटिक। अब वोमिटिंग कराना है तब, वोमिटिंग कराना है तब तो इमेटिक। देखो कर क्या रहा है, ये वोमिटिंग क्या रहा हो रहा, अब हमको उसको वोमिटिंग को रोकना है। तो जो हम वोमिटिंग का जो मेडिसिन लेंगे वो क्या करेगा, इसके यहीं पे जाके वर्क करेगा और इसके स्टिमुलेशन को रोक देगा, जिसके कारण से हम लोग को क्या होगा,
वोमिटिंग नहीं होगा। तो इसका क्या न्यूरल से कनेक्शन है कि नहीं, है ना। तो कहाँ पे, ब्रेन के किस पार्ट में, मेडुला पार्ट में। इतना काफ़ी है, ठीक है ना। फिर ब्रेन पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ इमेटिक मतलब वोमिटिंग कराना, स्टिमुलेट कराएगा। हाँ, पॉइजनस के केस में क्या होगा, वोमिटिंग कराना रहता है ना, वोमिटिंग कराने से सारा चीज़ निकलता है। तो इमेटिक और एक एंटी इमेटिक, ज्ञान ले लो सब। तुम्हारा 2 क्लास छूटा है ना सुबह, दोनों देख लिए। चलो हो गया। चलो, तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ, वोमिटिंग खत्म। अब क्या पढ़ेंगे बताओ। ठीक है, देखो सुनो, तीसरा पेरिस्टालसिस पढ़ रहा है, इसको कौन पेरिस्टालसिस बोलेंगे। ये रेक्टल का मतलब क्या हो रहा है, ये तो इसका मतलब हुआ। ये रेक्टल किसके बारे में बात कर रहे हैं बताओ, याद करो। माउथ टू एनस, माउथ टू एनस, याद करो। डायग्राम देखता है कभी तुम लोग। रेक्टम कहाँ होता है, कहाँ पे, कहाँ पे। तो वही रेक्टल पेरिस्टालसिस के बारे में बात हो रहा। सुनो, ये डायरिया जो है कैसे हो रहा, खाना खाए और क्या किए, पचा नहीं पाए उसको,
अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाना खा लिए, ठीक है, और हम उसको पचा नहीं पाए। तो होता क्या है इसमें कि एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाता है बॉयल मूवमेंट का। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? नॉर्मल से एबनॉर्मल हो गया। तो इसको हम लोग लूज मोशन भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? एब नॉर्मल हो रहा है। क्या हो रहा है? जनरल कंडीशन में ये नॉर्मल रहेगा तो हम लोग का क्या रहेगा? ये जो बॉयल मूवमेंट है वो ठीक रहेगा, ठीक है। लेकिन लूज मोशन के केस में क्या होता है कि हम बार बार टॉयलेट जाने लगते हैं, जाते हैं ना, तो उस समय क्या होता है कि इस बॉयल का मूवमेंट जो होता है कैसा हो जाता है? फास्ट हो जाएगा या कैसा हो जाएगा? एब नॉर्मल हो जाएगा, बार बार होना। अब देखो होता क्या है कि इस केस में एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉयल मूवमेंट हो गया, यानी कि बार बार हम लोग का जो पेट खराब हुआ, जो हम लोग खाना खा लिए, जो प्रॉपर जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया, अल्टीमेटली तो पेट खराब होगा और आके कहाँ? रेक्टल के पास रुकेगा, और रेक्टल के पास आकर रुकेगा, उसके बाद क्या करेगा? वो तेज़ी से क्या करेगा? बाहर निकलना चालू करेगा। मतलब अभी गए, फिर 2 मिनट के बाद गए, फिर 10 मिनट के बाद गए। जब तुम बार बार जाओगे तो तुम्हारे बॉडी के अंदर किस चीज़ का कमी होगा? बताओ, क्या का कमी होगा? वाटर का कमी होगा, जिसके कारण से हमको क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि हम लोग पानी का एब्जॉर्प्शन क्या कर रहे हैं? अब कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ना, क्योंकि जब ये एबनॉर्मल हो गया तो पानी तो निकल रहा, तो अब क्या हो रहा? वो एब्जॉर्प्शन कम हो रहा। तो पहला पॉइंट इसमें क्या होगा? तो पहला पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे बाबू कि H2O का एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा? H2O का एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा? डिक्रीज कर रहा। क्या कर रहा बाबू? डिक्रीज कर रहा, ठीक है। अब सुनो, ये तो हो गया। अब देखो ये जो स्टूल जो होगा वो कैसा होगा? लिक्विड रहेगा या फिर लिक्विड रहेगा? तो स्टूल्स में जो है किसका अमाउंट बढ़ा हुआ रहेगा? वाटर का बढ़ा रहेगा। तो इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ स्टूल, किसमें? तो स्टूल में लिक्विडिटी बढ़ जाएगा स्टूल में। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लूज स्टूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? लूज स्टूल। किसमें? डायरिया में। डायरिया में ही लूज मोशन होता है। हाँ, लूज मोशन सब एक ही तरह का, लेकिन डायरिया के कंडीशन में डायरिया ही बोलेंगे हम लोग जनरली। क्या हो रहा? म्यूकस इंटेस्टाइन में क्या कर जा रहा? बताओ, इंक्रीज कर रहा है। तो कभी कभी क्या होगा कि जब म्यूकस इंटेस्टाइन में बढ़ जाएगा तो उस जो तुम्हारा जो स्टूल जो आ रहा है उसके साथ साथ क्या आएगा? म्यूकस भी आना चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यूकस। तो यहाँ पे क्या होगा? तो तुम्हारा स्टूल जो लूज स्टूल आया इसके साथ और क्या आ सकता है? तो म्यूकस आएगा। क्या आएगा बाबू? म्यूकस। कहाँ बोलो? लूज स्टूल, पतला, हाँ हाँ। देखो अब सुनो बात को, ये जो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी तुम्हारे बॉयल मूवमेंट का हो गया, तो अब तो तुम तो ना खाना पचा पा रहे हो। खाना पचा पाते हो उस समय? पानी तुमको दिया जाता है। पानी क्यों दिया जा रहा? क्योंकि तुम्हारा लिक्विडिटी घट चुका है, एब्जॉर्ब नहीं रहा वाटर। अब देखो खाना क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो अगर देंगे तो वो सीधे बाहर निकल जाएगा, एब्जॉर्ब तो हो नहीं रहा। तो इसलिए जो अगर डिहाइड्रेशन होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? इंट्रावेनस
उसको सलाइन करते हैं या फिर इंजेक्शन देते हैं, ठीक है ना, उस समय पे खाना को मना किया जाता है और लिक्विड वाला अमाउंट ज़्यादा लेने के लिए बोला जाता है। लिक्विड वाला अमाउंट क्यों ज़्यादा लेने के लिए बोला जाता है? क्योंकि लिक्विड का तुम्हारे अंदर कमी हो रहा, क्योंकि तुम डिहाइड्रेशन हो रहा, इसलिए तुमको इलेक्ट्रोलाइट को दिया जाता है ताकि वो तुम्हारा डिहाइड्रेशन को बैलेंस कर पाए। क्या कर पाए? बैलेंस कर पाए, ठीक है। ये तुम्हारा डायरिया डिजीज है, डायरिया, जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। जनरली इसमें लूज मोशन ही होता है, ठीक है। इसको तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो, अब बात आता है किसका? अब एक आता है कॉन्स्टिपेशन। चलो मिटा दे इसको बाबू। कितना नंबर पहुंच गया? 4 है। चलो अब क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन। कौन कौन इस टर्म से वो है बताओ? हाँ बताओ, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है बताओ। यहाँ पे अभी हम बोले क्या, सुनो, अभी इसके पहले क्या पता है? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉल मूवमेंट, और यहाँ पे क्या होगा बॉल मूवमेंट का? बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वो डायरिया के केस में एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट, बट इस कॉन्स्टिपेशन के केस में क्या होगा बॉल मूवमेंट? जल्दी बताओ। इरेगुलर बॉल मूवमेंट। देखो डिफरेंस समझ गए? यहीं से क्वेश्चन गलती करा देगा ये दोनों में। कॉन्स्टिपेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में बताओ? डेफिकेशन होगा। डेफिकेशन मतलब रिमूवल ऑफ क्या? वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो इरेगुलर बॉल मूवमेंट हो गया। इसमें क्या हो गया? देखो होता क्या है कि जनरली हम लोग जो स्टूल को पास करते हैं तो एक बार करते हैं या 2 बार करते हैं, या फिर हम अपना टाइम को लिमिट करके रखे हैं कि मतलब ये कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी कॉन्स्टिपेशन के केस में क्या होता है कि 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, सम मेनी डेज, ठीक है। तो क्या हो रहा? ये इरेगुलर हो रहा। क्या हो रहा? हंसो मत, इसी से तुम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है ना। देखो ये क्या हो रहा? तो एक टाइम है, किसी का टाइम है कि हम सवेरे जाते हैं, किसी का टाइम है कि हम शाम में जाते हैं। बट क्या होता है कॉन्स्टिपेशन के केस में, ये जब इरेगुलर हो जाएगा बॉल मूवमेंट तो क्या होगा? किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को 4 दिन या फिर 5 दिन ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है। तो किस कारण से हो रहा? तो इरेगुलर किसका हो जा रहा? बॉल मूवमेंट का। उसका मूवमेंट रेगुलर रहना चाहिए था। अगर रेगुलर रहेगा तभी तो वो डेफिकेशन करेगा अच्छे से। अगर वो रेगुलर नहीं रहेगा तो डेफिकेशन करेगा तो क्या होगा? उस रेक्टल के पास आके वो जमा होते चला जाएगा। क्या हो जाएगा? जमा होते जाएगा। तो जब वो रेक्टल के पास आके जमा हो जाएगा तो क्या होगा? जमा होने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हारा पेट फूलना चालू हो जाएगा, और वो जो जमा हुआ कचरा है वो क्या हो रहा? तो उससे क्या होगा? बहुत सारा मतलब स्मेल आने लगेगा, फिर तुम्हारा बैक्टीरिया ग्रोथ होगा, जिसके कारण से क्या बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगेगा तुमको, ठीक है। पेट में दर्द ये सब होने लगेगा, एसिडिटी का फॉर्मेशन होने लगा, क्योंकि वो रेक्टल के पास जाके स्टोर्ड हो चुका है, वो बाहर नहीं निकल रहा। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, जब वो हो जाएगा तो क्या होगा? उसमें तो सड़न तो होगा ना, तो वो क्या हो गया? तुम्हारा एक तरह से वो एसिडिटी का फॉर्मेशन कराएगा, और क्या हो सकता है? पेट तुम्हारा जो एब्डोमेन है वो भी फूल जाएगा। तो समझ रहे हो? तो कॉन्स्टिपेशन के केस में ये हो रहा। तो अभी हम जो डायरिया का बात किए, डायरिया का बात किए, उसमें क्या कर रहे थे? लिक्विडिटी बढ़ रहा था। इसके केस में क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगा तुम लोग, तो यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। क्या बताओ? वाटर घट जाएगा। H2O कंटेंट इन कहाँ घट गया? स्टूल में। अगर वाटर घट गया तभी तो नहीं निकल रहा, ठीक है। तो डिक्रीजमेंट ऑफ H2O कंटेंट इन स्टूल, दोनों को कोरिलेट करके पड़ेगा सब। देखो टर्म मिलता जुलता है सब चीज, देख रहे हो? एक में वाटर बढ़ रहा है, एक में वाटर डिक्रीज कर रहा। क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम कर देगा यहाँ से।
और हर साल जानते हो नीट में जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जो दिया रहता है ना चैप्टर के लास्ट में, पक्का 3 से 4 क्वेश्चन रहता है वहाँ से डिसऑर्डर से। तुमको लगेगा कि एकदम नॉर्मल चीज़ है, ये तो लिखा हुआ वोमिटिंग है तो हम जानवे करते हैं, लेकिन क्वेश्चन गलती करा देगा। इतना जानते थे अंदर तक? तो लिखो इसको, तो ज्ञान को बटोरो। चलो हो गया। अब देखो जब लिक्विडिटी का कंटेंट क्या हो गया, सुनो, लिक्विडिटी का कंटेंट घट गया तो स्टूल तो कड़ा होगा ना, अब तो पानी है नहीं। तो डिफिकेशन करने के वक्त हम लोग क्या लगाते हैं, जोड़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जोड़ लगाते हैं। तो देखो उससे क्या होता है, जो हमारे रेक्टल्स में वेन्स होते हैं, देखो आगे चल के सब मेडिकल स्टूडेंट बनेगा, इसलिए ध्यान से सुनो, सब चीज़ अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। जो बता रहे हैं सुनो, कॉन्सेप्ट से, ठीक है। देखो तो वो रेक्टल हुआ, रेक्टल पार्ट हुआ रेक्टम का, तो वहाँ पे वेन्स तो होंगे ना हमारे। तो देखो क्या होगा कि जब हम जोड़ लगाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे क्रैम्प होगा। क्या होगा? क्रैम्प होगा। और क्रैम्प होगा तो क्या होगा, वहाँ से ब्लीडिंग होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं हीमोरॉइड्स। क्या बोलते हैं? और उसी को बोलते हैं पाइल्स, उसी को बोलते हैं बवासीर। समझ गया बात को? तो हीमोरॉइड्स, देखो कॉन्सेप्ट समझो, देखो पूरा एक से एक कनेक्ट है। देखो कैसे हो रहा, तो वो क्या कर रहा, यहाँ पे स्टूल टाइट हो गया। अब उस स्टूल का डिफिकेशन कराने के लिए हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अगर तुमको लॉन्ग टर्म तक अगर ये कॉन्स्टिपेशन रहता है, नो डाउट तुम किसका, हेमोरॉइड्स का पेशेंट हो जाओगे, अगर लॉन्ग टर्म तक तुमको होते रहा ये तब, ठीक है। तो ये बात हुआ कि वहाँ पे स्टूल टाइट होने के कारण प्रेशर क्रिएट किए, वो प्रेशर हमारे रेक्टम पे लगा और रेक्टम्स का वेंस जो होगा वहाँ पे क्रैम्प आएगा, क्रैम्प आएगा तो क्रैम्प से ब्लीडिंग होगा, और जिस ब्लीडिंग इज कॉल्ड हीमोरॉइड्स, ऑल्सो कॉल्ड पाइल्स। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो क्यों हुआ? क्योंकि स्टूल यहाँ पे टाइट हो गया, हम प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। समझ गए बात को ना? अब तो तुम लोग का हेमोरॉइड्स के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कभी। तो किसके कारण से हो रहा है, समझ में आ गया? देखो इसको लिखो, मिटाते लिखाते 1-2 पॉइंट। मिटाए? लिखे जल्दी, लिखो जल्दी। हाँ इसमें लिखाना है अभी पॉइंट, तो मिटा रहे इसको। इंक्रीज एफर्ट ऑफ डेफिकेशन, ठीक है। तो क्या होगा, ये जब होगा इंक्रीज एफर्ट ड्यूरिंग, ये अच्छा रहेगा ना, ड्यूरिंग डिफिकेशन, तो हमको क्या हो जाएगा, हेमोरॉइड्स। इसी को बोलते हैं पाइल्स और इसी को बोलते हैं बवासीर। हो गया? क्लियर हो गया? तो देखो हेमोरॉइड्स हो गया। अब देखो इस हेमोरॉइड्स में क्या हो रहा बाबू, तो हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टल वेन। क्या होगा बाबू? रेक्टल वेन। ये सब जब पढ़ाएगा टॉपिक कहीं पे ना, तो ऊपर से ही निकाल देगा, सब नहीं बताता है ये सब चीज। हेमोरॉइड्स, HAE, हेमोरॉइड्स, ब्लीडिंग। लिख दे फिर से, क्या इसको क्या बोली, इंक्रीज एफर्ट ड्यूरिंग डेफिकेशन। हेमोरॉइड्स, ठीक है ना, H आप समझ में आ गया? तो तुम लोग का कॉन्स्टिपेशन खत्म हुआ। चलो जल्दी जल्दी फास्ट, एक और है, इंडाइजेशन होगा, इंडाइजेशन स्पाइसी फूड। हो गया? हाँ नेक्स्ट क्लास में
वो और एक चीज़ और बताएंगे, एक क्लास और लगेगा, लास्ट क्लास इसके बाद रहेगा इसका। ट्यूसडे को जो क्लास होगा ना तुम लोग का, तो लास्ट क्लास रहेगा डायसिस सिस्टम का। हाँ, अरे तो फूलेगा रेक्टल वेन तबे तो क्रैम्पिंग होगा। हाँ, क्रैम्पिंग। आप प्रैक्टिकल करोगे? हाँ, प्रैक्टिकल करोगे जी। अब देखो, अब तो ये तो समझ गया, सुनो ये तो समझ गया, अब होता क्या है, ये होता ही क्या है। तो पहला रीजन है इसका इनडाइजेशन। क्या होगा बाबू? पहला रीजन क्या है? और लैक ऑफ, जो तुम लोग नहीं करते हो, लैक ऑफ फिजिकल देखो कैसे होता है। तो रीजन इनडाइजेशन, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा तुम्हारा, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज जो हम लोग करते नहीं हैं, हम करते हैं, तुम लोग करता है कि नहीं? करते हो ना। देखो, तो लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हाई रिच प्रोटीन डाइट। देखो क्या होता है ना, हाँ सुनो इसका कॉन्सेप्ट, कि मान लो कि किसी दिन चिकन खा लिए तो उसमें तो हाईली अमाउंट में प्रोटीन्स रहेगा, या फिर मान लो कि एक कटोरा हम राजमा खा लिए, सब्जी खा लिए, या फिर कोई और प्रोटीन का सोर्स ले लिए, तो देखते होगे कि अगर तुम चिकन खा रहे हो तो तुमको 6-7 घंटा तक है ना, उसके बाद भूख नहीं लगता होगा, लगता होगा कि पेट भरा भरा टाइप से, थोड़ा फुलनेस टाइप लगता होगा, एब्डोमेन फुला फुला टाइप से। इसको डाइजेस्ट करने में समय लगता है, प्रोटीन्स को, समझ रहे हो बात को? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में समय लगता है। जितना अमाउंट में प्रोटीन्स खा रहे हैं, आधा केजी चिकन खा रहे हैं तो 10 ग्राम प्रोटीन ये बनेगा, स्टूल बनेगा 10 ग्राम, स्टूल्स का अमाउंट कम हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि मैक्सिमम प्रोटीन पार्ट को हम लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसलिए स्टूल कम बनता है। तो खीरा खाते हो, ककड़ी खाते हो, गाजर खाते हो, टमाटर खाते हो, सलाद खाते हो, सैलेड लेते हो अपने खाना में, तो ये क्या करता है? रफेज से एक टर्म आया, रफेज। क्या आया? रफेज। ये रफेज क्या होता है कि सेलुलोज होता है। क्या होता है? ये क्या करता है? स्टूल के अमाउंट को बढ़ा देता है, क्योंकि हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करते हैं। समझा थे ना ये चीज़? सेलुलोज को जब हम लोग डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो स्टूल के थ्रू पास हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा खाओगे ये सब चीज़ तो स्टूल ज़्यादा बनेगा, तो ज़्यादा अच्छा डेफिकेशन होगा। समझ गए बात को? तो डाइट में सलाद होना ज़रूरी है। समझ गए बात को ना? तो ये हुआ तुम्हारा, समझ गए होता किस कारण से, समझ गए सारा चीज़। चलो लिख लो। हाँ, तो वही होगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में समय लगता है। तुम जनरल अपने मिल्क में तो प्रोटीन्स रहता है, तो पता है ना ट्रिप्सिनोजिन के बारे में, कीमोट्रिप्सिनोजिन तो तोड़ लेता है ना, वो स्टोमक के बाद सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। हाँ, टाइम लगता है ना बच्चा में। हाँ, प्रोटीन्स है, लेकिन वहाँ पे कैसिन्स प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स नहीं है। बताए थे ना कि ये प्रोटीन्स अलग, ये प्रोटीन अलग, और वो प्रोटीन का डाइजेशन अलग, दोनों प्रोटीन्स का अलग डाइजेशन बताया है ना, सारा चीज़ बताया। हाँ, प्रोटीन्स तो है। देखो, तो ये तुम्हारा क्या खत्म हो गया। अब छोड़ दें। हाँ हाँ, लेना है, वो भी तो ज़रूरी है डाइट की। हाँ हाँ, नहीं हाई अमाउंट में नहीं। अब खाने का है कि थोड़ा सा खा रहे हैं पूरा एकदम, तो उन लोग का देखो एक्सरसाइज कर रहा, तो लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन खाओ। सुनो, बीमारी कब नहीं होगा? तुम जितना अमाउंट में खा रहे हो उतना अमाउंट में निकाल दो बाहर कैलोरी, कोई बीमारी नहीं होगा। जितना खा रहे हो उतना एक्सरसाइज करके निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मजदूर लोग को देखते हो ना क्या होता है। तो एगो चीज़ बच गया, इनडाइजेशन। अगले क्लास में पढ़ा देंगे।